इसके पीछे की राइड जैसे मैंने बताया बहुत ज़्यादा बम्पी होती है। 4x4 हैं या रेयर व्हील ड्राइव हैं या SUVs हैं, तो वो आराम से जा। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोटर सोल। तो स्वागत है आप सभी का। मैं काफ़ी टाइम बाद एक गाड़ी का ओनरशिप रिव्यू करने जा रहा हूँ, जो कि मेरी खुद की पर्सनल गाड़ी है, Hyundai i20 Elite। इस गाड़ी को 3 साल हो चुके हैं और 38,000 किलोमीटर चल चुकी है। सो मैं उस बारे में बात करूँगा, गाड़ी के एक्सपेंसेस के बारे में बात करूँगा, मैंने एक्स्ट्रा क्या क्या करवाया गाड़ी में वो बात करूँगा, सर्विस कॉस्ट क्या रही और मुझे कितने में पड़ी थी, मैं सारी बातें करूँगा। तो चैनल पे बने रहिए। चलिए गाड़ी के अंदर चलते हैं और बात शुरू करते हैं। आइए। दोस्तों, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इस गाड़ी के ओनरशिप रिव्यू के लिए कि मैंने ये ही गाड़ी क्यों परचेज़ की। मैं आपको रीज़न बताता हूँ। जब मैंने 2020 में ये गाड़ी परचेज़ की थी, तो मेरा मेन जो रीज़न था गाड़ी परचेज़ करने का वो ये था कि मुझे एक नॉर्मल गाड़ी चाहिए, मतलब हैचबैक गाड़ी मेरी प्रेफरेंस थी कि मेरी फ़र्स्ट गाड़ी है तो मैं उसको हैचबैक ही लूँगा और धीरे धीरे अपग्रेड करूँगा, फिर सेडान या SUVs उसमें जाऊँगा। तो उस टाइम पे नई i20 आने का था जब मैं ये देख रहा था, तो नई i20 लॉन्च होने वाली थी। तो मैंने क्या किया कि मैंने थोड़ा अपना दिमाग लगाया कि अगर मैं ये मॉडल लेता हूँ इलाइट तो मुझे डिस्काउंट अच्छा मिलेगा। और वही चीज़ मैंने सेल्स एग्जीक्यूटिव से बात की, उसने कहा कि आप नई वाली i20 का वेट करो, बट मैंने वेट नहीं किया। मैंने कहा आप मुझे यही वाली दे दीजिए, तो मुझे इस पे 1 लाख के ऊपर का डिस्काउंट मिला, तो मैंने ये तुरंत उठा ली। क्योंकि पेट्रोल गाड़ी है तो ज़्यादा कोई दिक्कत है नहीं, ज़्यादा मेंटेनेंस होता नहीं, और हुंडई की गाड़ियाँ बहुत स्मूथ हैं चलने में। हाँ, पावर ज़रूर लैग है, वो मैं मानता हूँ, उस बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये रीज़न था मेरा इस गाड़ी लेने का। अब आते हैं दूसरी बात पे कि मैंने क्या क्या ऑप्शंस देखे। तो जब ये गाड़ी मैं परचेज़ कर रहा था तो मैंने 2-3 ऑप्शंस देखे। एक मैंने देखी बलिनो देखी, एक मारुति स्विफ्ट देखी, और मैंने पोलो देखी, बट मेरे पास ऑलरेडी पोलो थी, मतलब लाइक पोलो GT मेरे पास ऑलरेडी है। तो मैंने जस्ट ये देखी कि भाई नॉर्मल पेट्रोल की जो नॉर्मल आती है, नॉर्मल पावर की जो पोलो आती है, वो मैंने देखी, बट मुझे उसमें कुछ खास मज़ा नहीं आया। केवल बॉडी फ्रेम अच्छा था, गाड़ी सेफ थी, लेकिन उसके अलावा जो पावर थी वो बहुत कम थी, तो वो मैंने उसी टाइम रिजेक्ट कर दी थी। उसके बाद बलिनो चलाई तो बलिनो ठीक है, सही लगी, एफिशिएंट लगी, बट पता नहीं, मैंने जब हुंडई चलाई, इवन हुंडई के जब शोरूम गया था मैं गाड़ी देखने, तो उनका जो व्यवहार था, जिस तरीके से उन्होंने बात की, उन्होंने गाड़ी के बारे में बताया, मेरी राय जानी कि मुझे किस टाइप की गाड़ी चाहिए और मैं कैसा, मतलब किस लेवल तक जा सकता हूँ या कितना खर्चा कर सकता हूँ। तो वो मुझे काफ़ी चीज़ पसंद आई कि कस्टमर फोकस ज़्यादा है हुंडई का, इसलिए उनकी गाड़ियाँ मार्केट में ज़्यादा है। मारुति गाड़ियाँ चलती हैं नो डाउट, क्योंकि एवरेज अच्छे होते हैं, तो इसलिए लोग मारुति की गाड़ियाँ ज़्यादा रहते हैं। और अपने देश में तो लोग ज़्यादातर, मतलब किसी तरह से एवरेज अच्छा मिले, लेकिन आज के टाइम पे सेफ गाड़ी लेना बहुत ज़रूरी है। मैं मानता हूँ ये गाड़ी 3 स्टार रेटिंग की है, लेकिन अभी जो मेरे पास एक दूसरी गाड़ी है वो है पोलो GT, 2018 मॉडल है। अब जो मैं नेक्स्ट गाड़ी लूँगा उसके बारे में भी मैं डिस्कस करूँगा कि मैं कौन सी गाड़ी प्लान कर रहा हूँ या मैं कौन सी गाड़ी लूँगा, लेकिन मैं जो भी गाड़ी लूँगा वो लूँगा सेफ गाड़ी। बिकॉज आज के टाइम में कौन कहाँ, मतलब ड्राइविंग बहुत डिफ्रेंशिएट हो गई है, मतलब लोगों के गाड़ी चलाने के तरीके डिफरेंट हो गए हैं, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई। ट्रैफिक लोग कहीं मानते हैं, कहीं नहीं मानते, लेकिन हमें सेफ गाड़ी चाहिए जिससे मैं सेफ रहूं, मेरे परिवार सेफ रहें और नॉर्मल जनता सेफ रहे, कि भाई मैं कैसे भी चला रहा हूं तो सब सेफ रहें। अगर सेफ रहेंगे, सेफ तरीके से चलाएंगे, एक लिमिट में गाड़ी चलाएंगे, मतलब एक, अगर आपकी किसी रोड पे चला रहे हैं तो वहाँ 60 की लिमिट है, तो लिमिट के अंदर चला रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप लिमिट ही वहाँ की 60-80 है और आप 120-140 भगा रहे हैं, तो ओवर स्पीडिंग में तो हमेशा ही प्रॉब्लम है। स्पीड हमेशा थ्रिल करती है, लेकिन फिर बहुत दिक्कतें होती हैं उससे, ठीक है, वो तो आप सब जानते हैं। ये 2 पॉइंट थे। अब इस गाड़ी के पावर की बात करते हैं।
तो Hyundai i20 इलाइट की जो पावर है वो 82 bhp की है और 114 न्यूटन मीटर का टॉर्क है। इसके अलावा इस गाड़ी का जो इंजन है वो 1.2 लीटर है, कप्पा डुअल VT है। सो इंजन रिलायबल है काफ़ी गाड़ियों में, मतलब Hyundai में काफ़ी टाइम से ये इंजन आ रहा है, तो काफ़ी रिलायबल है। सो मुझे सही लगा। और अब जो नई वाली Hyundai आई है उसमें इसकी पावर 82 से 84 bhp कर दी है, प्लस इसमें एक N-line ऑप्शन भी आया है जो आपने देखा होगा Hyundai N-line का। तो N-line की पावर तो काफ़ी अच्छी दे रखी है, मतलब 115 bhp के आसपास दे रखी है और वो चलने में भी अच्छी है। बट वो 1 लीटर इंजन की है, 1.2 लीटर ये है। सो वो तो मेरा ऑप्शन था ही नहीं, क्योंकि मेरे पास पोलो GT है, तो DSG गियर बॉक्स का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। सो मेरे को वही चाहिए थी, तो मैंने वो पहले ले ली थी। सो अब हम बात करेंगे Hyundai i20 इलाइट के मतलब मेरे एक्सपीरियंस के बारे में, कि मैंने इसको कितना ड्राइव किया और कहाँ कहाँ जगहों पे मैं इनको लेके गया। सो ये गाड़ी मैंने अभी तक ऑलमोस्ट चला दी है 38,000, करीब 3 साल में 38,000 चला ली। इस गाड़ी को मैं बहुत डिफरेंट लोकेशंस पे लेके गया। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैं जयपुर का हूँ तो मैंने आसपास दिल्ली, उदयपुर, रणथंबोर, ये तो आसपास की लोकेशंस है। अगर दूर की लोकेशंस की बात करें तो मैं इसको अहमदाबाद लेके गया हूँ, इवन सूरत तक लेके गया हूँ। उसके अलावा मेरा प्लान था इसको गोवा ले जाने का, बट मैं ले जा नहीं पाया क्योंकि उस टाइम कोई रीजंस की वजह से। और मैं इस गाड़ी को पहाड़ों में भी लेके गया हूँ। मैं इस गाड़ी को काजा सर्किट पे लेके गया हूँ। मैं यहाँ से शिमला से रामपुर बुश शहर, वहाँ से नाको टाबो होते हुए काजा, तो मैं इस गाड़ी को काजा लेके गया हूँ मार्च में, जहाँ पे आइस भी थी, सब कुछ थी, लेकिन गाड़ी ने मुझे 1% तंग नहीं किया और गाड़ी को चलाने में बहुत मज़ा आया। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा ब्लैक आइस होती है तो डेफिनेटली ये गाड़ी स्किड करती, लेकिन मुझे ऐसी कोई इशू नहीं आई क्योंकि आइस पहाड़ों पे थी, लेकिन रोड्स पे इतनी आइस नहीं थी, तो मुझे इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ। उसके अलावा को मनाली, दारचा तक लेके गया हूँ और वहाँ भी मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा। और जब मैं अटल टनल क्रॉस करके गया था तब वहाँ पे काफ़ी आइस थी, बट इस गाड़ी ने मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, वहाँ पे भी कोई स्किड की प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज़ मैं गाड़ी का जो एयर प्रेशर है, टायर्स का एयर प्रेशर है, वो काफ़ी कम रखा था। मैंने 26-27 रखा था ताकि गाड़ी स्टेबल रहे। क्योंकि क्या होता है जब आप ब्लैक आइस या कहीं चलाते हो तो अगर आप प्रेशर एयर का हाई रखते हो तो गाड़ी स्किड करती है। तो मैंने काफ़ी कम रखा क्योंकि मैंने कई यूट्यूब वीडियोज़ में देखा था कि ऐसा करने से होता है। इवन मैंने कई बार ट्राई भी किया तो मुझे सक्सेस मिली, तो मैंने वही नुस्खा अपनाया वहाँ पे और मुझे काफ़ी सही रखा। मेरे सेगमेंट की बहुत गाड़ियाँ वहाँ पे स्किड हो रही थी, केवल एक ही जीत रही थी, वो थी लॉर्ड ऑल्टो। वो तो ऐसे चल रही थी आराम से, जैसे 4x4 गाड़ियाँ भी परेशान हो रही थी, लेकिन वो गाड़ी परेशान नहीं हुई। तो आप सोचिए लॉर्ड ऑल्टो का क्या जलवा है पहाड़ों पे। अब हम इस ट्रिप्स की बात करें, वो ट्रिप्स की डिटेल, मतलब अगर मैं ट्रिप्स की अच्छे से बात करूं इन डेप्थ, तो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं बात करूंगा कि मैं ट्रिप्स में कैसे कैसे गया। और मैंने एक वीडियो बना रखा है, मैं जो काजा ट्रिप गया था मैंने उसका ओवरव्यू एक दिया है कि मेरा एक्सपेंसेस कितने हुए और मैंने कहाँ कहाँ गया, मैंने क्या क्या एक्सप्लोर किया, वो मैंने वीडियो बना रखा है। तो वो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप चेक कर लीजिएगा। सेकंड, इस गाड़ी के अगर मैं सर्विस कॉस्ट की बात करूं तो इस गाड़ी ने मुझे सर्विस कॉस्ट में अभी तक तो नहीं रुलाया। 38,000 तक मैंने गाड़ी की 3 सर्विस करा ली है, मतलब पेड, 2 फ्री थी और बाकी 3 पेड थी। तो गाड़ी की जो सर्विस कॉस्ट आती है मेरी समवेयर अराउंड 4,500-5 हज़ार के आसपास आती है, क्योंकि पहली तो सर्विस में लेबर चार्जेस लगते नहीं है, फ्री होती है, तो काफ़ी सस्ती पड़ती है। लेकिन उसके बाद जो आप करते हैं, सर्विस कराते हैं, तो उसमें लेबर चार्जेस लगते हैं, जो कि ठीक है, लगते हैं तो लगते हैं, ठीक है, वो तो मैंडेटरी है। तो उसमें मेरा 4-5 हज़ार का खर्चा आता था। उसके अलावा मैंने बाहर से इस गाड़ी में कुछ भी नहीं लगाया। सो अब हम बात करेंगे गाड़ी के परफॉर्मेंस के बारे में कि i20 इलाइट परफॉर्मेंस कैसी करती है। मैं आपको डिफरेंट जगहों का परफॉर्मेंस का बताऊंगा। एक तो नॉर्मल रोड्स पे कैसे चलती है, सिटी में कैसी चलती है, हाईवे में कैसी चलती है, इवन मैंने कुछ ख़राब रोड्स पे चलाया वैसी कैसी परफॉर्मेंस है, पहाड़ों पे कैसी परफॉर्मेंस है, सब मैं बताऊँगा, ताकि आप अगर कोई गाड़ी लेने जा रहे हैं और इस कैटेगरी में है तो आपको एक बहुत अच्छी हेल्प मिलेगी।
तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ इस गाड़ी को सिटी में चलाने में। तो इस गाड़ी को मैं डेली कम्यूट के लिए यूज़ करता हूँ और सिटी में चलाता हूँ। तो गाड़ी का जो मुझे एवरेज मिलता है वो 12 से 14 के बीच मिलता है, डिपेंडिंग। ज़्यादा ट्रैफिक है तो 12 तक आ जाता है, और अगर कम ट्रैफिक है, थोड़ा नॉर्मल ट्रैफिक है, तो मेरे को 13-14 का एवरेज इजीली मिल जाता है। और गाड़ी स्मूथ है तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं करेगी। गाड़ी चलने में अच्छी है, म्यूज़िक सिस्टम अच्छा है, आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। ठीक है, नया वाला जो मॉडल है i20 का, उसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट हाँ, अब मुझे लगता है कि i20 थोड़ी सी ज़्यादा ओवर प्राइस्ड हो गई है, बिकॉज अब इसकी जो स्टार्टिंग रेंज है, जो बेस मॉडल है, वो पड़ता है करीब 9-9 लाख के आसपास से, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। सेकेंड थिंग, अगर इस गाड़ी का हाईवे के बारे में बात करें कि हाईवे में गाड़ी कैसे चलती है, तो गाड़ी हाईवे में चिपक के चलती है। मेरा हमेशा है कि मैं गाड़ी का 80 to 110 के बीच चलाता हूँ, जिससे मेरे को गाड़ी का बेस्ट एवरेज मिले, तो वो मुझे मिलता है। इस गाड़ी को मैं हाईवे में अगर अच्छे से रन करता हूँ, लॉन्ग रन में देखता हूँ, तो गाड़ी मुझे 18 से 22 के बीच का एवरेज निकालती है, जो कि काफ़ी एफिशिएंट है। और आप जानते हैं पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ रही हैं, तो ठीक है, उस हिसाब से तो काफ़ी सही है। बिकॉज अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूँ कि मैं, बहुत लोग बोलेंगे, कमेंट सेक्शन में भी बोलेंगे, मुझे बोलते हैं कि तूने डीजल क्यों नहीं ली। मुझे डीजल नहीं लेनी थी, बिकॉज मुझे पेट्रोल ज़्यादा स्मूथ लगती है, तो मैं स्मूथनेस के पीछे गया। और मेरी सारी गाड़ियाँ जो अभी तक रही हैं वो ज़्यादातर पेट्रोल रही हैं, तो मैं पेट्रोल हेड हूँ, तो मुझे पेट्रोल में ज़्यादा मज़ा आता है, पेट्रोल गाड़ी में ज़्यादा मज़ा आता है। तो मैं इसलिए, सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, किसी को डीजल पसंद आती है, कोई इलेक्ट्रिक पसंद करता है, तो ये सबकी अपनी अपनी पर्सनल चॉइस है, इसमें सब अपना अपना ओपिनियन दे सकते हैं। तीसरी बात करें गाड़ियों के रफ पैचेस में करने की, तो इस गाड़ी को अगर रफ में चलाएंगे तो फ्रंट पैसेंजर को मैं ड्राइवर सीट पे हूँ और मेरे साइड में को पायलट सीट पे है कोई, तो उनको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जो पीछे रेयर सीट पे बैठेगा उसको ज़रूर प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि ये इसकी जो राइड है पीछे की वो काफ़ी बम्पी है, तो वो एक दिक्कत होती है। लेकिन इसके पीछे की राइड, जैसे मैंने बताया, बहुत ज़्यादा बम्पी होती है, सो वो एक थोड़ा सा ड्रॉबैक है। बाकी फ्रंट में अगर आप 2 लोग जा रहे हैं तो काफ़ी इजी है, इजी टू ड्राइव है, फन ड्राइव है, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। हाँ, मतलब इतना भी ड्राइवर सेंट्रिक नहीं है, क्योंकि मैंने इस गाड़ी को कंटिन्यूस 800 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर भी चलाया। मुझे ऐसा कोई पेन नहीं हुआ, क्योंकि मुझे ड्राइविंग का शौक है, मुझे बहुत अच्छा लगता है ड्राइव करना, तो मुझे ऐसा लगता नहीं। लेकिन हाँ, जो लोगों को ड्राइविंग कम पसंद है, तो कई बार हो सकता है उनको थोड़ा नेक पे पेन हो, बैक में पेन हो, तो वो हो सकता है। वो सबका डिफरेंट तरीका होता है ड्राइविंग का, और सबका एंथुजियाज्म अलग होता है गाड़ी को लेके। सो चौथी हम बात करें गाड़ी के माउंटेन्स में, मतलब पहाड़ों में इस गाड़ी ने मुझे कैसा रिस्पांस दिया, तो मैं कहूँगा कि मुझे एक्सपेक्टेड ही नहीं था कि ये गाड़ी बहुत अच्छी चलेगी माउंटेन्स में। मैं इस गाड़ी को जब काजा ले गया, मुझे लगा कि सारी गाड़ियाँ तो 4x4 हैं, या रेयर व्हील ड्राइव हैं, या SUVs हैं, तो वो आराम से जा रही हैं। अब मैं छोटी सी गाड़ी है, क्योंकि उस टाइम ज़्यादा क्राउड नहीं था, ट्रैफिक नहीं था, तो मैंने कहा मेरी तो हैचबैक है, बहुत दिक्कत करेगी। लेकिन लॉर्ड ऑल्टो के अलावा बस मेरी एक गाड़ी दिखी मुझे, जो बिल्कुल ईजीली जा रही थी, और मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। और मैंने इसमें एक दिमाग भी लगाया कि जब मैंने क्या करा, जो सामान था वो थोड़ा ज़्यादा रखा था पीछे की तरफ, तो गाड़ी में ज़्यादा लोड बढ़ा, तो गाड़ी इजीली मूव हो रही थी। कई बार ये होता है कि गाड़ी बिल्कुल खाली होती है ना, तो बजने लगती है, मतलब आप ऐसी रोड्स पे जाते हैं तो गाड़ी है ना एक्सिलरेट नहीं कर पाती प्रॉपर, तो पीछे वजन था काफ़ी, तो इजीली मूव कर पाई। क्योंकि मेरी वाइफ बस 2 ही लोग गए थे हम लोग, ज़्यादातर ऐसे ही ट्रैवल करते हैं कि मैं अपनी फैमिली के साथ ही ट्रैवल पसंद करता हूँ। और ज़्यादातर मैं जो ट्रिप्स करता हूँ, लंबे ट्रिप्स करता हूँ 2000-3000 किलोमीटर्स के, वो अपनी फैमिली के साथ ही करता हूँ। सोलो ट्रिप मैंने अभी ऐसा कुछ करा नहीं खास, जो मैंने बहुत सालों पहले करा था वो लेह लद्दाख का किया था, तो उस बारे में मैं अभी तो बहुत पुरानी यादें हो गई। अब जाएंगे, अब हमारा बहुत प्लान्स हैं कि हमको कश्मीर के थ्रू जाना है लेह लद्दाख, फिर वहाँ से मनाली सर्किट करना है, यहाँ से काजा से जाएंगे, फिर काजा से मनाली टच करेंगे। तो बहुत सारे प्लान्स हैं, वो डेफिनेटली अब नियर बाय फ्यूचर में एग्जीक्यूट करेंगे। सो आप हमारी वीडियोस देखते रहिए, और अगर अभी तक आपने हमको
सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके सब्सक्राइब करिए। आपका एक सब्सक्राइब करना ना मुझे बहुत मोटिवेट करता है, ताकि मैं आपके लिए गाड़ी के रिलेटेड कंटेंट वीडियोस लाऊं, शॉर्ट्स लाऊं और आपको वो नॉलेज प्रोवाइड कर पाऊं, या एक नॉर्मल कॉमन आदमी क्या फील करता है किसी गाड़ी को लेके वो आपको बताऊं कि भाई ये दिक्कतें होती हैं, ऐसा होता है, आप ऐसा करेंगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा। तो वो मेरा मोटिव है जो मैं स्प्रेड करना चाहता हूँ। तो यहाँ तक मैंने आपको जो चीज़ें कवर करी हैं मैं एक बार वापस बता देता हूँ। मैंने आपको गाड़ी के बारे में बताया कि मैंने ये गाड़ी क्यों परचेज़ की और मुझे कितना डिस्काउंट मिला। गाड़ी का सर्विस का बता दिया, क्या कॉस्टिंग रहती है, गाड़ी मैं कहाँ ट्रिप्स में लेके गया और डिफरेंट प्लेन्स में या हाईवे में मुझे क्या क्या रिस्पांस मिला और गाड़ी चलने में कैसी है वो भी मैंने आपको बताया। सो एक चीज़ मैं ये बोलना चाहूँगा कि अगर मैं कोई चीज़ मिस कर गया हूँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आपको इस पर्टिकुलर गाड़ी के बारे में क्या जानना है, या आपको कुछ किसी भी कार के रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए हो, कोई नॉलेज चाहिए हो, तो डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। मैं सारे कमेंट पर्सनली चेक करता हूँ, देखता हूँ और उसको उसी अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड करता हूँ। सो आज का ओनरशिप रिव्यू हम यहीं ख़त्म करते हैं। सो चैनल पे बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अब नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।